तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, डेली मतलब क्लासेस चलती हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं हमेशा आपके लिए क्लास लेके आता हूँ। तो आज की जो क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास है। ठीक है। और आपको पता है पहले से ही आपको हिस्ट्री तैयार करके चलनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है। तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। मैं भी साथ साथ आपके साथ साथ लगा पड़ा हूँ। ठीक है। और आपको पता है कि 20 मई तक शायद एसएससी जेई मेंस का रिजल्ट आ जाए। ठीक है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उनको मेरी तरफ से पहले से बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर जिसका नहीं होगा, वो क्या है कि उनके पास बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है 2023 के, तो उसके लिए लगे रहिए। टाइम को बेकार मत करिए। ठीक है। जो भी अपना जॉब करते हैं, उस जॉब के साथ साथ अपने शाम को आके ज़रूर पढ़िए। ठीक है। अब देखते हो, हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो हम लोगों को ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो आप। हम लोगों को हिस्ट्री वेद नहीं बनना, हिस्ट्री का ज्ञाता नहीं बनना, हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेद से। कितने वेद हैं टोटल? 4 वेद हैं। एक तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। ठीक है। इस वीडियो को जाते जाते देख देख जाइएगा, आपका हिस्ट्री की जो मेजर पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भैया? ऋग्वेद में प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद ही है। ठीक है। गायत्री मंत्र सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा क्या, गायत्री मंत्र जो पाया जाता है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एसएससी जेई पूछता है। ठीक है। एक सेकंड। ओके। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, इंद्र के लिए कितने हैं? 250। अग्नि के लिए कितने हैं? 200। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी के द्वारा। सूक्त कितने? 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं इसके अंदर। ठीक है। सॉरी। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गद और पद दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है, गद और पद। ठीक है। कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है? तो अर्थवेद जो है वो जादू टोना से संबंधित है। यहाँ से सिर्फ वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। फालतू बकवास हम लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो सत्यमेव जयते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक क्वेश्चन ये आ चुका है एसएससी जेई के अंदर, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है। अब देखो, रामायण किसने लिखी? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी। विशाखदत्त पुस्तक जो है वो किसकी है? मुद्रा राक्षस की है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाइएगा। ठीक है। हर्षवर्धन, हर्षचरित किसकी है? हर्षचरित किसकी है? हर्षवर्धन की। हर्षचरित किसकी है? हर्षवर्धन की है। ठीक है। ओके। तो जो हर्षवर्धन है वो हर्षचरित्र, ये किसने लिखी थी? बाणभट्ट। किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है बाणभट्ट हर्षचरित। और कादम्बरी, ये भी बाणभट्ट ने ही लिखी थी। कादम्बरी भी बाणभट्ट ने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की पुस्तक है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। हेरोडोटस, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? देखो, मेगास्थनीज की अगर बात आती है ना, तो मेगास्थनीज जो था, आप जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मगध साम्राज्य की मतलब स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश का जो शासक था धनानंद, उसको हराया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्हीं के दरबार में जो आया था वो आया था। देखो, मैं आपको बताऊं, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो सिकंदर था, सिकंदर। सिकंदर सिकंदर का जो सेनापति था ना, वो था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। तो सिकंदर ने, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर को मतलब हरा दिया था धनानंद जो था उसने, क्योंकि नंद वंश की उस समय जो सेना थी वो विशाल सेना थी। ठीक है। तो सिकंदर की जो सेना थी उसने मतलब आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो इसकी वजह से सिकंदर जो है वो विश्व विजय नहीं कर पाया था। ठीक है। तो उसी का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा था। ध्यान रखना, एग्जाम में यहीं से कंफ्यूज करता है और बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं कि जो मेगास्थनीज था वो कौन था। तो यह ध्यान रखना, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक विशाल राजा व शासक हुआ करते थे मगध साम्राज्य के, उनके लिए ये, उनके बारे में ये पुस्तक बताती है इंडिका।
तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि वह कौन सा राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आपको टिक करना है मेगास्थनीज। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आया था डायमेकस, वो एंटियोकस का राजदूत था ये, और बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार, जो अशोक का पुत्र था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिंदुसार, बिंबिसार वो अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बिंबिसार और बिंदुसार, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बिंदुसार जो है वो सम्राट अशोक का पुत्र है, और जो बिंबसार है जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, बिंबसार, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। डायमेकस एंटियोकस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी थी? प्लिनी ने लिखी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जो फयान आया था ना, फयान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, फयान। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ध्यान रखना। फयान और मेघस्तनी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मेघस्तनीज जो आया है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है। ठीक है, और किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो। ठीक है, देखो चीनी लेखक हेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इनकी एक बुक थी सी यू की। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, विदाउट पढ़े आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, मेरी बात आपको माननी पड़ेगी इस बात को। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखते हुए चले जाना। ठीक है। सॉरी। अब देखो, अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये, हड़प्पा सभ्यता जो है उसका काल एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, मतलब उसका टेन्योर क्या क्या है। तो ये ध्यान रखना, ये 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच में है। ये आपको ध्यान रखना है काल इसका। ठीक है, दूसरी बात, इसको सन 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी स्थापना, मतलब इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता मोंटेगोमरी जिला पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। और ये सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहीं से एग्जाम में आपके हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछ लेगा। ज्यादा डीप क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है प्राचीन भारत से। ठीक है, प्राचीन इतिहास में से। चलो आगे बढ़ता। तांबे का सबसे प्रयोग कहाँ हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। तांबा जो है वो आपका, सॉरी तांबा नहीं, कांसा, कांसा, जो ब्रॉन्ज था, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और जो ब्रॉन्ज बनता है वो आपका तांबा प्लस टीन से मिलके बनता है। किससे मिलता है? तांबा और टीन से मिलके बनता है। अब देखो, अब है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो क्या है? 1922 में राखलदास बनर्जी, यानी कि आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी। आर डी बनर्जी ने। इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है, मोहनजोदारो को। ठीक है, ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था उस टाइम? सर जॉन मार्शल थे। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 नगर मिले, जिनमें पहले में हड़प्पा, मोहनजोदारो, चिन्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चिन्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। नॉर्थ में कौन था? नॉर्थ में मादा था, मांदा। और साउथ में दैमाबाद, ईस्ट के अंदर आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर है। इधर वेस्ट में पड़ा था सुरकोट। ठीक है, तो नॉर्थ में मांदा, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर। ये तुम्हें एकदम याद नहीं होगा, समझ रहे हो? 2-3 बार जब इस वीडियो का रिवीजन सेशन भी लेके आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए एग्जाम से पहले, अभी बस कर लो। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन वो आता है। ए कनिंगम इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जो टाइम निर्धारण किया जाता था, पहले जो भी साइट मिलती थी वो रेडियो कार्बन पद्धति के अकॉर्डिंग मिलती हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का 2500 से 1750 के बीच में माना गया है। ठीक है, C60 कार्बन डेटिंग से मिलता है। पहला पालतू पशु कौन था? यहाँ पे जो पाला था कुत्ता पालतू पशु था, डॉग। ठीक है, अब हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। देखो, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक है, और जैन साहित्य का आगम है। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। बौद्ध धर्म में विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के अंदर। ठीक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है,
चलो अब देखो, सिकंदर का आक्रमण भारत पे कब हुआ था? 325 ईस्वी में, 325 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और राजा पोरस से इसकी लड़ाई हुई। ठीक है, और इसी युद्ध को वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध या फिर हाइडेस का युद्ध कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सिंधुवासी जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है। मुख्य भोजन उनका जौ और गेहूं था। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा भी यहाँ पे मिला है। और लोथल, बेटा लोथल इसको बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो शिप हुआ करती थी, जो जहाज हुआ करते थे पानी के, वो यहाँ पे आया करते थे। और ये गुजरात के अंदर स्थित है लोथल। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मोहनजोदारो की अगर बात करें तो विशाल स्नानगार यानी कि ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदारो के अंदर मिली है, और इसको मृतकों का टीला भी बोला गया है। और इसकी जो खोज करी है वो 1922 में, जो मैं आपको बता चुका हूँ, आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की है। तो ये इतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम को क्लिक मतलब आने के लिए, क्योंकि एसएससी जेई एग्जाम में यहाँ तक मेरे हिसाब से यहीं से पूछता है, और इतना ही लेवल पूछता है वो। ठीक है। हड़प्पा की अगर बात करें तो तांबे की गाड़ी का प्रयोग होता था, इसको एक्का गाड़ी भी बोलते थे। मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं, ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। ये चुन हुदड़ों के अंदर मिले हैं मन के बनाने के कारखाने। जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल के साक्ष्य, ये कालीबंगा मिला है, जो राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हुए हैं। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी जेई ने भी पूछा है और ये आरपीएससी ने भी पूछा था। ठीक है। कांस की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से ही मिली है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है। देखो, मोहनजोदारो से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सिंधु नदी के किनारे है। पहली बात आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो। ठीक है, मृतकों का टीला भी बोलते हैं, और आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे। यही दो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? वो सिंधु नदी के किनारे है, और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज सन 1921 में की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा या कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि चुनहोदड़ो, इसकी खोज एन जी मजूमदार ने की थी। किसने की थी? एन जी मजमूदार। ठीक है, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और 1931 में, इसकी डेट ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1931 में इसकी खोज की थी। अब देखो, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है। रंगपुर कहाँ है? ये गुजरात के अंदर है। और लोथल जो है वो भी गुजरात के अंदर है। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान के अंदर है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात के अंदर। राखीगढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा के अंदर है। तो आपको ये पता होनी चाहिए इंडिया के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताती हैं। तो रोपड़ पंजाब के अंदर है, रंगपुर आपका गुजरात के अंदर है, कालीबंगा आपका राजस्थान के अंदर है, लोथल आपका गुजरात के अंदर है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा के अंदर है। महाजनपद कितने हुआ करते थे? ये क्वेश्चन आएगा। 16 महाजनपद हुआ करते थे। उसमें सबसे महान जो जनपद था वो था मगध। ठीक है। अगुंतर निकाय में इन जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, और जो भगवती सूत्र है वो जैन ग्रंथ से संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो आपका 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देते हैं। ये भी एसएससी जेई ने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। मगध की राजधानी क्या क्या थी? गिरिवर्ज मगध की राजधानी थी। सूरसेन जो थी वो मथुरा की राजधानी थी। और असमक जो थी वो दक्षिण भारत में सबसे पहले जो जो जनपद हुआ करता था उसको असमक बोलते थे। असमक, ठीक है, गोदावरी क्षेत्र था ये। ठीक है। कितने तीर्थकर हुए साहब? 24 तीर्थंकर हुए थे। किसमें हुए थे? जैन धर्म के अंदर हुए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। पहला तीर्थंकर कौन था? तो ऋषभ देव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे, फाउंडर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? ऋषभ देव। ध्यान रखना है। लास्ट कौन थे? लास्ट थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के थे। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडा ग्राम के अंदर। इनकी माता का नाम था त्रिशला। चेटक की बहन थी माता इनकी। ज्ञान ऋजुपाल का नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पत्नी इनकी थी यशोदा, और पुत्री थी इनकी प्रियदर्शनी। ठीक है। और इनका प्रथम शिष्य जो था वो था जमाली।
ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जो है उनका प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। कौन था? जमाली। ठीक है, और ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा। ये भाषा भी एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी पावापुरी के अंदर मृत्यु हो गई थी 468 के अंदर। पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आई होप यहाँ से आपको सब कुछ पता लग गया होगा जैन धर्म के बारे में, कि जैन धर्म के किसने स्थापना की थी, जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे जैन धर्म के। बेसिकली महावीर स्वामी जी के बारे में जैन धर्म से पूछा जाता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, उनकी पुत्री का नाम क्या था, उनके पुत्र का नाम क्या था, प्रथम शिष्य कौन था उनका, यहीं से कौन सी भाषा का वो प्रयोग करते थे। तो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अब संगति से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो पहली जैन संगति और दो जैन संगतियां इसके अंदर हुई थी। पहली जैन जैन संगति 300 बीसी के अंदर हुई थी। ये पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। उस समय जो अध्यक्ष था वो था स्थूलभद्र। ठीक है, और जो शासक था उस समय वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम जैन संगति में अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति में शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगति कब हुई थी? 300 बीसी के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। जो द्वितीय जैन संगति हुई थी वो 512 बीसी के अंदर हुई थी। बल्लवी में हुई थी। अध्यक्ष देववर्मन। कौन? देवधि बर्मन था। ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और अच्छा कंटेंट है ये। ठीक है, ज़्यादा घिस-पिस नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बसेगा। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्म है, और यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। देखो, इसकी जो स्थापना की थी या ये संस्थापक जो है बौद्ध धर्म के, वो है गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध जी को हम लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है लाइट ऑफ एशिया कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गृह त्याग दिया इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ था, और इनका जन्म हुआ था 563 बीसी के अंदर, साक्यगढ़ राज्य के अंदर। ठीक है। इनकी माता का नाम था महामाया, और ज्ञान की प्राप्ति इनको फाल्गु नदी के पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। पालन पोषण जो इनका किया है वो मौसी ने किया है इनकी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है। इनके जो गुरु थे वो थे अलार कलाम, इनके गुरु थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस 100% हैं। ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ के अंदर दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इनके बनते हैं कि महाभिनिष्क्रमण की घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ के अंदर दिया था। और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती के अंदर। कहाँ दिए थे बेटा? श्रावस्ती के अंदर। सर्वाधिक प्रचार जो इन्होंने किया था वो कौशल राज्य के अंदर किया था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर के अंदर हुई थी 483 बीसी के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यहाँ पे जो मैंने लिखा है। ठीक है, किताब में से ढूंढ ढूंढ के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये। इनको यहाँ पे त्रिरत्न हुआ करते थे, बौद्ध, धम्म और संघ। प्रिय घोड़ा जो था इनका वो कंथक था। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक। इनका पुत्र का नाम था राहुल। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी इनको, और पाली भाषा का ये प्रयोग करते थे। जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग महावीर स्वामी किया करते थे, ये पाली भाषा का प्रयोग किया करते थे बौद्ध धर्मवासी। ठीक है। इनकी मृत्यु 483 के अंदर हो गई थी। महापरिनिर्वाण के नाम से इनकी मृत्यु जानी जाती है। लुम्बिनी के अंदर इनका पहला जन्म हुआ था 563 के अंदर। बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सारनाथ के अंदर इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए थे, और इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी 483 के अंदर। ठीक है, ये तो बौद्ध धर्म से बारे में हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ये बनते हैं कि बौद्ध धर्म की संगतियां कौन कितनी थी? तो 4 बौद्ध धर्म की संगतियां थी। कौन कौन सी संगतियां थी? पहली संगति कहाँ हुई थी बौद्ध धर्म की? वो राजगृह के अंदर हुई थी। दूसरी वैशाली के अंदर हुई थी। ठीक है। तीसरी पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। चौथी कुंडग्राम के अंदर हुई थी। ध्यान रखनी है आपको। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह के अंदर हुई थी। दूसरी वैशाली के अंदर हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। और चौथी कहाँ हुई थी? चौथी हुई थी आपकी
कुंडग्राम कश्मीर के अंदर, ठीक है। अच्छा, पहली 483 के अंदर हुई थी, दूसरी 383 के अंदर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, डेट भी ध्यान रखनी है। पहली कब हुई थी 483, और दूसरी हुई थी 383, और तीसरी हुई थी 255 BC, ठीक है। अच्छा, पहली जो राजगृह में हुई थी वहां पे अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप वहां के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। शासनकाल किसका था, तो अजात शत्रु का शासनकाल था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे, और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का शासनकाल था। वैशाली के अंदर दूसरी हुई थी, जो सभाकामी वहां के अध्यक्ष थे, और कालाशोक वहां का शासक था उस टाइम। सभाकामी वहां के अध्यक्ष थे, कालाशोक शासक था, ठीक है। जो पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था, उसमें मोगलीपुत्र जो अध्यक्ष थे, और सम्राट अशोक वहां के शासक थे, ठीक है। और जो कुंडग्राम कश्मीर के अंदर हुआ था, तो वसुमित्र वहां के अध्यक्ष थे, और कनिष्क वहां के शासक थे। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपके बनेगा, 100% बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आप लिखे ले लीजिए यहाँ से। 2023 का जो SSC JEE का क्वेश्चन होगा, वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक उठेगा, ठीक है, बौद्ध धर्म से। अब देखो, अब हम ईसाई धर्म के बारे में पढ़ते हैं। संस्थापक ईसा मसीह, ईसाई धर्म, ठीक है। इनकी माता कैरी नाम था, पिता का नाम जोसेफ था। पवित्र चिन्ह इनका क्रॉस होता है, धर्म इनका बाइबल होता है, और त्योहार क्रिसमस बनाते हैं ये लोग। इतनी नॉलेज ईसाई धर्म के लिए काफी है, इनफ, ठीक है। अगर ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है तो आप बुक्स लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस्लाम धर्म की बात करें, संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, और पवित्र ग्रंथ इनका होता है कुरान। इतनी नॉलेज काफ़ी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग हर्यक वंश। देखो, मगध वंश के अंदर कौन कौन से वंश आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हर्यक वंश, देखो हर्यक वंश के जो संस्थापक है बिंबिसार, मैं आपको बताया, आगे बढ़ाऊंगा मैं। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक हैं, बिंबिसार, ठीक है। इन्होंने बृहदत्त को हराया था, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लेगा इतना। राजधानी इनकी राजगृह थी, ये राजगृह जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, और पुत्र अजात शत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। इन्होंने बृहदत्त को हराया था। दूसरी बात, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तीसरी बात, ये इनकी राजधानी राजगृह थी। चौथी बात, इनका जो पुत्र था अजात शत्रु, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है, किसी दूसरे के कहने पे। अब हम इनकी अजात शत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजात शत्रु 492 BC में सीट पर बैठता है। इसको पितृहंता या कुड़क के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आते हैं उदयन। उदयन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कई बार। उदयन ने की थी, ठीक है। अजात शत्रु को इसने मार दिया था। आज देखो, बिंबासार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। अजातशत्रु ने अपने पिताजी को मारा, उदयन ने अपने पिताजी को मारा, ठीक है। पिता की हत्या देवदत्त के कहने पे इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है। अंतिम शासक जो था हर्यक वंश का, वो नागदशक था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का, नागदशक। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, नागदशक जो था वो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, ठीक है। हो सकता है आपको ये एक बार में लर्न ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, या फिर अपने नोट्स बना दीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम में आप जाएं तो आप देखते हुए जाएं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शिशुनाग वंश, फिर आ गया शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की जो स्थापना की थी वो शिशुनाग ने की थी 412 में। और अंतिम शासक जो शिशुनाग वंश का था वो नंदीवर्धन था, अंतिम शासक। और कालाशोक वैशाली सेकंड बौद्ध संगति यही हुई थी, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन, ठीक है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंदवंश, नंदवंश इसके बाद आता है नंदवंश। तो मगध में कौन कौन से वंश सबसे ज्यादा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश। नंदवंश का विशाल सेना थी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसका जो विनाश किया था ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इस वंश का विनाश कर दिया था। क्योंकि इस वंश का जो शासक था ना, वो अपने आप को बहुत ही अहंकारी हो गया था, ठीक है। संस्थापक महापदम नंदन नंद वंश के संस्थापक हैं। अंतिम शासक जो था वो धनानंद था। मोस्ट पावरफुल शासक जो माना जाता है वो धनानंद को माना जाता है। अच्छा, इसी टाइम मगध पर विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। मगध पर विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गया। तो विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गया तो सिकंदर द ग्रेट, जिसको मतलब विश्व गुरु, विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, इसने युद्ध लड़ा। विदिस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिनीज का युद्ध, ठीक है।
इसका जन्म 356 बीसी के अंदर हुआ था, इसकी मृत्यु 323 बीसी के अंदर बेबीलोन के अंदर हुई थी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो इसके प्रिय घोड़े का नाम था बेकुफिलिस। ठीक है, इसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पे एक नगर की स्थापना भी की थी, बेकुफिलिस नगर। सेनापति इसका सेल्यूकस निकेटर था। सेना ने व्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया था, जो मैं आपको बता रहा था ना कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने अपनी पुस्तक भी लिखी थी इंडिका। बार बार पढ़ोगे ना वो चीज़ याद हो जाएंगी, जैसे मुझे याद हो गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डेली पढ़ता हूँ इस चीज़ को, ताकि मुझे हमेशा याद रहे। ठीक है, आप डेली पढ़ोगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, इसका प्रिय घोड़ा कौन सा था, इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसका जन्म कब हुआ था, सिकंदर द ग्रेट। तो जो नंद वंश था उस टाइम पे मगध पर विदेशी आक्रमण होने लग गए थे, सिकंदर का जैसे कि विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, गांधार कला से एग्जाम में पूछता है, गांधार कला किन दो कला का मिश्रण है? तो यूनान की कला और भारतीय कला, इन दो कला का जो मिश्रण है वो गांधार कला है। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और अर्थशास्त्र जो है वो उसके लेखक भी चाणक्य ही हैं। भारत का मैकियावेली जो है वो चाणक्य को ही कहा जाता है। अब आते हैं इसके बाद मौर्य वंश। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने जो धनानंद था ना, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से वहां से हटवाया, और मौर्य वंश की नींव किसने डाली थी? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो नंदवंश था, नंदवंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको हराया था। किसने हराया था साहब? उसको किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश जो है उसकी नींव यानी कि संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाणक्य जिनको अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में यह चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में पूरी जानकारी लिखी है। काफी विशाल और काफी मतलब जबरदस्त शासक जो हुआ करते थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इनकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि। हाँ, जैन धर्म में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, प्राकृत। और जो बौद्ध धर्म में पाली। ठीक है, और ये जो मौर्य वंश के अंदर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, ये युद्ध किस किसने, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। और सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर था, सिकंदर ने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा कि ये आओ युद्ध करके आओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है, तो वो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। फिर ये हार जाता है तो फिर इसने संधि की योजना बनाई कि हम लोग एक संधि कर लेते हैं। क्या संधि कर लेते हैं? इसकी एक पुत्री थी इसका नाम था हेलेना। ठीक है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर दिया अपनी, इसने किसने? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को बाहर निकाला था मगध से। ठीक है, अच्छा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, और इसकी बुक जो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। ठीक है, अच्छा, इसमें इंडिका के बारे में मतलब इंडिका में बौद्ध धर्म मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 500 हाथी उपहार में दिए थे सेल्यूकस को। ठीक है, वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं 500 हाथी वाला, लेकिन पूछ से भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कर्नाटक का श्रवणबेल गोला के अंदर हुई थी, चंद्रगिरी की पहाड़ियों पे हुई थी। ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ियों पे हुई थी, और भूख प्यास से शरीर उन्होंने त्यागा था। सल्लेखना विधि भी कहते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इतने बड़े शासक जो हैं उन्होंने भूख प्यास से सल्लेखना विधि अपनाई, और उन्होंने अपने प्राण जो है वो त्याग दिए। इनके बाद जो आया चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, वो आया बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित ही है, वो सेकंड शासक जो था वो बिंदुसार ही था। तक्षशिला विद्रोह इसी के टाइम पे हुआ था। अमित्र घात भी इसको कहा जाता है, बिंदुसार को अमित्र घात भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये भी ध्यान रखिएगा आप, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था बिंबिसार, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, दरबार में डाइमेकस आया था, इसी के दरबार में डाइमेकस आया था, आपको पता है, जो एंटियोकस ने भेजा था। एंटियोकस का राजदूत था बिंदुसार। ठीक है, एंटियोकस
सूखे अंजीर, मदिरा, ये सब बिंदुसार ने इससे मांगी थी एंटियोकस से। ठीक है। बिंदुसार का अब आता है थर्ड शासक, वो आता है सम्राट अशोक। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो ये कैसे कालक्रम चलता आ रहा है? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वो था बिंदुसार। बिंदुसार का जो पुत्र है सम्राट अशोक। याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब याद हो जाएगा। 269 बीसी जो है वो इसका एज है। ये बैठा था वहाँ गद्दी पे। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। 13 स्तंभ इसने बनवाए थे। कहते हैं कि इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी अपनी अपने। ठीक है। इसको देवनाम प्रियदर्शनी या देवनाम प्रियदर्शनी के मतलब नाम से भी जाना जाता है सम्राट अशोक को। ठीक है। शिलालेख 13वें शिलालेख में इसके कलिंग युद्ध का वर्णन लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। 261 बीसी के अंदर कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है। और कलिंग के युद्ध के बाद ही इसका हृदय परिवर्तन जो है कलिंग के युद्ध के बाद ही हो गया था। तो 261 बीसी के अंदर जो कलिंग बैटल ऑफ कलिंग हुआ था। बैटल ऑफ कलिंग, ठीक है। तो बैटल ऑफ कलिंग में मतलब इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। इसने बहुत मारकाट की थी बैटल ऑफ कलिंग के अंदर। बौद्ध धर्म की शिक्षा इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी सम्राट अशोक को उपगुप्त ने। ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। शिलालेख की अगर बात करें 1837 में इसके शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जो जाता है वो जेम्स प्रिंसेस को जाता है। प्रथम बार पढ़ा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। मौर्य वंश के बाद जो अंतिम राजा था मौर्य वंश का वो था बृहदत्त। अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। ध्यान रखना। इसके बाद फिर शुंग वंश आया, कण्व वंश आया, सातवाहन वंश आया। ये सारे वंश इसके बाद आए। पहली मनुस्मृति जो है वो शुंग वंश के शासनकाल में आई। और अंतिम जो था वो देवभूति शुंग वंश का राजा था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी 184 बीसी के अंदर। फिर कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव हैं। 73 बीसी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फिर सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी 30 बीसी के अंदर। तो इतनी नॉलेज काफ़ी है आपके लिए, इससे ज़्यादा इसमें अंदर घुस के नहीं पूछेगा आपसे एग्जामिनर। ठीक है। इसके बाद कुषाण वंश आया। अंतिम शासक जो था वो वसुदेव था कुषाण वंश का। संस्थापक कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने जारी किए थे। ठीक है। प्रतापी राजा जो था कुषाण वंश का वो था कनिष्क। शक संवत जो है वो इसी के टाइम पे ही लॉन्च हुआ था। और राजधानी इसकी थी पुरुषपुर, इसकी राजधानी थी। कनिष्क के शासनकाल के अंदर चौथी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर के अंदर। और इसी में जो बौद्ध धर्म था वो दो उसमें बट गया था, हीनयान और महायान। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वो कौन सी बौद्ध संगति थी जिसमें जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो वो चौथी बौद्ध संगति थी, ध्यान रखिएगा। वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और शासक था कनिष्क। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। दरबार अश्वघोष रहा, राजकवि था अश्वघोष। ठीक है। और चिकित्सक जो थे वो उस टाइम थे चरक, जो कनिष्क के शासनकाल के अंदर आए थे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गुप्त वंश। ठीक है। अंतिम जो शासक था वो विष्णुगुप्त था। अंतिम शासक विष्णुगुप्त, कनिष्क के शासनकाल के बाद विष्णुगुप्त। गुप्त वंश की अगर बात करें तो अजंता गुफाओं में गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसके जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कविराज कौन थे भैया? समुद्रगुप्त। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वास्तविक संस्थापक जो हैं वो गुप्त वंश के हैं, वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनका विवाह हुआ था कुमार देवी के साथ। इनको महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है। इसके बाद फिर आए उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये विंसेंट स्मिथ ने बोला था। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। और दरबारी कवि हरिसेन हुआ करते थे। और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दर्शाया गया? समुद्रगुप्त को दर्शाया गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकता है। ठीक है। डेट भी ध्यान रखना, 330 बीसी। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया। चांदी के सिक्के जारी किए इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और शकों को हराने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। चीनी यात्री फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अंदर भारत आया था। चीनी यात्री फायान। ठीक है। सबसे बड़े गणितज्ञ जो थे उस टाइम वो थे आर्यभट्ट। ठीक है।
कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। हिनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर आया था। स्कंदगुप्त जो है वो होड़ों का आक्रमण जो था उस टाइम स्कंदगुप्त था शासक, और होड़ों के आक्रमण को किसने बंद करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण भी जो है वो स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। ठीक है। बाणभट्ट, हर्षचरित, धन्वंतरी, शल्यशास्त्र। ठीक है। बाणभट्ट ने 2 बुक लिखी हैं, हर्षचरित लिखा है इन्होंने और कादम्बरी लिखा है। ये सारे एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में बन जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ के चले जाना। प्राचीन भारत यानी प्राचीन इतिहास में से यही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। पृथ्वीराज रासो की अगर बात करें तो उन्होंने बुक लिखी थी चंद्रबरदाई। कौन सी लिखी थी? चंद्रबरदाई। अब पुष्यभूति वंश और आया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिचंद्र हैं। प्रतिहार वंश प्रतापी राजा मिहिर भोज। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक दंती दुर्ग। राजधानी मान्यखेत। यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? मिहिर भोज ने की थी। ठीक है। हरिचंद ने की थी। ठीक है। एलोरा और एंडलीफेंटा की गुफाओं का निर्माण ये इसी राष्ट्रकूट वंश के अंदर हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। अब गीत गोविंद जो है किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। ठीक है। सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है। भारत पर अरब ये जो थे ना, अरबों का आक्रमण स्टार्ट होने लग गया। जब ये सारे वंश खत्म हो गए तो भारत पर अरबों का आक्रमण स्टार्ट हो गया। अरब में सबसे बड़ा जो था वो खलीफा था। खलीफा। ठीक है। जिसका नाम था अल हजाज ने ऑर्डर किसको दिया था? मोहम्मद बिन कासिम। यहां से स्टार्टिंग हो जाती है भारत पर अरबों का आक्रमण की। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है भारत पर अरबों का आक्रमण, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जो अल हजाज ने ऑर्डर दिया मोहम्मद बिन कासिम को कि जाओ भारत पर आक्रमण करो, तो सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, मुस्लिम आक्रमण। ठीक है। और ये बोलन दर्रा था, बोलन दर्रे से होकर भारत आया था और सिंध पर विजय प्राप्त की इसने। चचनामा में ये बात लिखी हुई है। ऑर्डर किसने दिया था? अल हजाज ने दिया था। शासक उस टाइम दाहिर था, सिंध का शासक जो था वो दाहिर था। तो आपको ये पता होगा कि जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो अरबों का एक शासक हुआ करता था अल हजाज ने ऑर्डर दिया मोहम्मद बिन कासिम को कि जाओ युद्ध करो। ठीक है। तो सिंध पर इसने सबसे पहले विजय प्राप्त की और सिंध पे उस टाइम जो शासक था वो था दाहिर। ठीक है। अल हजाज 714 ईस्वी में था ये, और मोहम्मद बिन कासिम को उसने वापस बुला लिया था। ठीक है। सुबुक्तगीन जो था, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। 998 के अंदर ये आया था। 17 बार आक्रमण जो है भारत पर किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था, ना कि मोहम्मद बिन कासिम। गलत मत कर दीजिएगा। महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। 1000 से लेकर 1028 तक ये रहा था। ठीक है। इसका सबसे फेमस जो आक्रमण था वो 1025 का था, जो था सोमनाथ टेम्पल इसने लूटा था। सोमनाथ टेम्पल 1025 एडी, ये ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना इसका। और इससे कौन सा शासक था? गजनवी था, महमूद गजनवी। ठीक है। अंतिम आक्रमण इसका 1027 में हुआ था, जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम आक्रमण हुआ था और इसकी मृत्यु हो गई थी 1030 के अंदर। इसकी मृत्यु हो गई थी महमूद गजनवी की। अलबरूनी ने एक बुक लिखी थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी ने चालुक्य शासक जो था मूलराज द्वितीय, चालुक्य शासक, उसको हरा दिया। ठीक है। फिर 1191 के अंदर तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तो पहली जीत इनकी हो जाती है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर हो जाती है। लेकिन दूसरा जो बैटल ऑफ तराइन होता है 1192 के अंदर, तराइन का युद्ध सेकंड जो होता है वो तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। फिर 1194 ईडी के अंदर इसका एक और युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध
मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर। तो ये बैटल्स आपको ध्यान रखने हैं मोहम्मद गोरी के। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के अंदर हो गई थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ करता था जो वो कहीं से खरीद के लेके आया था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, ये गुलाम को स्लेव और बोलते थे, तो वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ध्यान रखना। तो मोहम्मद गोरी ने सारी अपनी मृत्यु के बाद 1206 में मृत्यु हो गई थी, उस जितनी भी रियासतें थी ना, जितने भी पावर थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया था, अपने गुलाम को दे गया था, और गद्दी पर बैठ गया कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, वहीं से एग्जाम में आपसे यहाँ से दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं आपको क्रम वाइज क्रम पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। ठीक है, अब गुलाम वंश की अगर बात करें तो गुलाम वंश को हम लोग मामलूक वंश के बारे में और जानते हैं। मामलूक वंश और कहते हैं गुलाम वंश को क्या कहते हैं? मामलूक वंश। ठीक है, अच्छा, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टेन्योर है 1206 से लेकर 1210 तक रहा। ये ध्यान रखना, 4 साल ही शासक इसने शासन किया था। फिर आराम शाह आया, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आया, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान आई, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद मसूद शाह, मसूद शाह के बाद महमूद, महमूद के बाद बलबन, और बलबन के बाद कैकुवाद और क्यूमर्स। ये शासक थे किसके? गुलाम वंश के। ठीक है, तो जो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं आपके, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इल्तुतमिश का शासनकाल ध्यान रखना, 1211 से लेकर 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। रजिया सुल्तान पहली महिला जो थी वो शासक बनी थी दिल्ली सल्तनत की, 1236 से लेकर 1240। ठीक है, जो गुलाम वंश है इसका जो स्टार्टिंग है वो 1206 से लेकर 1200 शायद 90 तक है। ठीक है, अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। पोलो खेलते समय यानी कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 के अंदर। ठीक है, संस्थापक है, और इसको लाख बख्श के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो उसका निर्माण कहाँ? अजमेर में करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, बख्तियार काकी की याद में करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था, नींव डाली थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, और जो पूरा किया था वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार काकी की याद में बनवाया था। भाषा जो थी वो फारसी भाषा थी, और पुत्र आराम शाह था इसका। ठीक है, आराम शाह एक अयोग्य शासक था। इसके बाद इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार दिया, और उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो शासक बना। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। वो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। चालीसा दल का गठन किसने किया था? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हु बिल्ट अ चालीसा दल? तुर्क ए चहलगानी, इल्तुतमिश ने इसको बिल्ड किया था। ठीक है, अरबी सिक्का इसने जारी किया, एक टका एक जीतल। टका जो हुआ करता था वो चांदी का हुआ करता था टका, और जो जीतल हुआ करता था वो तांबे का हुआ करता था। ठीक है, लाहौर दिल्ली ले गया, ये राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली ले गया। तो ये कई बार एग्जाम में बनता है यहाँ से। ठीक है, और एकता प्रणाली, एकता प्रथा जो थी, एकता, वो कौन लेके आया था? इल्तुतमिश ही लेके आया था। ठीक है, पहला मकबरा भी इल्तुतमिश ने बनवाया था, और चंगेज खां का आक्रमण भी इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर ही हुआ था। इसकी मृत्यु 1236 के अंदर हो गई थी इल्तुतमिश की। इसके बाद इसने अपनी पुत्री जो थी रजिया सुल्तान को शासक बनाया था। ठीक है, अंतिम जो शासक था गुलाम वंश का, वो कौन था? क्यूमर्स और कैकुबात। ठीक है, देखो रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो 1236 में गद्दी पर बैठी, पर्दा प्रथाओं को त्याग कर दिया रजिया सुल्तान ने। ठीक है, विवाह बठिंडा के कोई राजा था अल्तुनिया, अल्तुनिया से इन्होंने विवाह किया। कैथल के निकट इसकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक जो है वो रजिया सुल्तान है। इतनी नॉलेज काफी है आपके लिए। ठीक है, फिर बहराम शाह आया। बहराम शाह, मृत्यु दिल्ली के तुर्क शासक ने की थी इसकी मृत्यु। ठीक है, फिर मसूद शाह आया, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद। टोपी बनाकर जीवन यापन कौन करता था? ध्यान रखना, नसरुद्दीन महमूद करता था। और ये किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, इसके बाद आया बलबन। तो बलबन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो बलबन को हम लोग उलुग खां के नाम से भी जानते हैं। उलुग खां, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। चालीसा दल को समाप्त किसने किया था? जो बनाया था इल्तुतमिश ने, तुर्क ए चहलगानी, उसको खत्म किसने किया था? बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज,
किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। ये आपको याद होंगे तब जब आप बार बार इसको देखोगे, ठीक है। सजदा एवं पेबोस, सजदा और पेबोस की जो प्रथा थी वो कौन लेके आया था? बलबन लेके आया था अपने दरबार में। नवरोज उत्सव भी लेके आया था। लोह एवं रक्त की नीति कौन लेके आया था? बलबन लेके आया था। एसएससी कई बार इन क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछता हुआ आया है। सिक्कों पर खलीफा किसने लिखवाया था? बलबन ने। दिन में 5 बार नमाज कौन पढ़ता था? बलबन, ठीक है। कवि था अमीर खुसरो और गुप्तचर विभाग भी इसके डिपार्टमेंट में था, ठीक है। फिर अंतिम जो थे, अंतिम कैकुबाद जो था, अत्यंत विलासी और कामुक जो टाइप के राजा हुआ करते थे, वो अंतिम रह गए थे, तभी तो इनका पतन हो गया। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमशुद्दीन क्यूमर्स। कैकुबाद और क्यूमर्स जो हैं ये दोनों अंतिम शासक थे गुलाम वंश के, ठीक है। चलो, खिलजी वंश, खिलजी वंश की अगर बात करें, संस्थापक कौन था खिलजी वंश का? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था, वो संस्थापक खिलजी वंश का था। 1290 से लेकर 1320 तक ये खिलजी वंश चला, और इसकी जो मृत्यु थी 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी मृत्यु कर दी थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो सिक्कों पर तारीख कौन कौन किसने मतलब प्रिंट करवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। मलिक काफूर इसके दरबार में रहता था, 1000 दिनारी भी बोला जाता था, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव से इसने कोहिनूर हीरा इसी के पास था। मंगोल का आक्रमण का सामना किसको करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी को करना पड़ा। दीवान ए रियासत, दीवान ए अर्ज तो जो था वो बलबन के टाइम थी, दीवान ए अर्ज, ठीक है। डाक प्रथा, प्रथम डाक व्यवस्था कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। स्थाई सेना, दाग प्रथा और नकद वेतन, मतलब इसके टाइम पे जो आर्मी हुआ करती थी ना, आर्मी, वो बहुत सॉलिड आर्मी हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ये दाग प्रथा, ये घोड़ों पर दाग लगवाता था, ठीक है। और ये स्थाई सेना रखता था, उनको वेतन भी देता था। तो इस टाइम पे जो इसकी जो मिलिट्री थी ना, जैसे कि आज हमारी इंडियन मिलिट्री है, इसी तरीके से ये अपनी मिलिट्री को बनाता था अलाउद्दीन खिलजी को। बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत अच्छी हुआ करती थी इसके शासनकाल के अंदर, और भूमि की माप के लिए भी इसने मतलब काफ़ी काम किया था, ठीक है। अब आते हैं तुगलक वंश। ये खिलजी वंश खत्म, अब हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश की अगर बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश चला। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था, सबसे बेहतर सिंचाई व्यवस्था जो थी वो तुगलक वंश के शासनकाल के अंदर ही थी, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के अंदर। लकड़ी के महल धराशायी होने से इसकी मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। पुत्र जौना खां, यानी कि पुत्र जौना खां को पता है क्या बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, उसको जौना खां भी बोला जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली अभी दूर है, ये किससे बोला था? ये इसी से बोला था, गयासुद्दीन तुगलक से, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, दुनिया का खान बोलते हैं इसको, मोहम्मद बिन तुगलक। और 1325 एडी के अंदर ये था। और उपनाम जौना खां, जौना खां के नाम से भी इसको जाना जाता था। सर्वाधिक शिक्षित, विद्यमान और योग्य शासक कौन था? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। लेकिन पढ़ा लिखा भी था, लेकिन ये इसके जितने भी इसके ऑर्डर्स हुआ करते थे वो बेबुनियाद ऑर्डर थे, कोई ज़्यादा फायदा मिला नहीं। रक्त का प्यासा भी बोलते हैं इसको मोहम्मद बिन तुगलक को। शिक्षक मौलाना गयासुद्दीन, दीवान एक कोही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनाया था। दौलताबाद से दिल्ली ले गया शासक अपनी राजधानी को। सांकेतिक मुद्रा भी इसने मतलब अपने कॉइन्स भी चलाए थे इसने। और 1333 में इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, हरिहर एवं बुक्का ने की थी उस टाइम। जब मोहम्मद बिन तुगलक था उस टाइम पे दक्षिण में कुछ मतलब हरिहर एवं बुक्का जो थे वो एक साम्राज्य बना रहे थे अपना, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। फिर आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर नष्ट करिए इसने, सारे मंदिर खत्म किए फिरोज शाह तुगलक ने। 24 कष्टदायक जो टैक्स हुआ करते थे ना, उसको इसने समाप्त कर दिया। 5 लंबी नहरें बनवाई इसने। फिरोजाबाद का निर्माण भी इसने करवाया। दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही बने थे, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, ठीक है। और फतुहात ए फिरोज शाही, ये भी इसकी वो थी बायोग्राफी। और अंतिम जो शासक था वो नसरुद्दीन महमूद, कौन था? नसरुद्दीन महमूद।
सैयद वंश। इसके बाद कौन सा वंश आया? सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, संस्थापक था। रैयत ए आला, अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछा गया, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लोधी वंश। देखो, लोधी वंश की अगर बात करूँ ना, 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश चला। संस्थापक बहलोल लोधी। कौन थे संस्थापक? बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। बहलोल लोधी, ध्यान रखना, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक। ठीक है, इसमें एक राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था सिकंदर लोधी। वास्तविक नाम इसका निजाम था। और 1504 में इसने, सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिकंदर लोधी ने एक भूमि नापने की एक यूनिट दी थी, गज ए सिकंदरी। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी इसने। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 234 फीट की इसकी ऊंचाई है कुतुब मीनार की। ठीक है, 234 फीट की। अब हम इब्राहिम लोधी की अगर बात करें, तो इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था इसका, लोधी वंश का। और इसने, इसका सामना पता है किससे हुआ? बाबर से इसका सामना हुआ। किससे हुआ? बाबर से। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, ये देख सकते हैं आप, जिसमें बाबर जीत होती है। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। ये डेट ध्यान रखना, 21 अप्रैल 1526 को। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, दीवान ए अर्ज जो है, दीवान ए अर्ज जो है वो सैन्य विभाग हुआ करता था। दीवान ए मुस्तखराज ये राजस्व विभाग हुआ करता था। ये ध्यान रखना, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, मुस्तखराज राजस्व विभाग था। दीवान ए खैरात, दीवाने बंदगान दासों का विभाग हुआ करता था। मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के अंदर हुआ करता था। दीवाने कोही ये कृषि विभाग हुआ करता था, दीवाने कोही। और दीवाने खैरात ये दान विभाग हुआ करता था। ठीक है, अब देखो 5 टाइप के टैक्स हुआ करते थे उस टाइम। कौन कौन से टैक्स हुआ करते थे? उस्र, खराज, खम्स, जक़ात और जजिया। ये 5 टाइप के टैक्स लगाते थे वहाँ के उस टाइम के शासक। तो कौन कौन से टैक्स लगाते थे? उस्र जो था वो मुस्लिम पर लैंड टैक्स हुआ करता था, मतलब भूमि टैक्स, उस्र भूमि टैक्स हुआ करता था। जो खराज हुआ करता था वो गैर मुस्लिमों पर धार्मिक टैक्स यानी रिलीजियस टैक्स लगता था, खराज। तो ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसको बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। उस्र जो है वो मुस्लिम पर भूमि टैक्स लगता था। खराज जो है वो गैर मुस्लिम्स पर रिलीजियस टैक्स लगता था। और जो खम्स हुआ करता था ना, वो आप कोई खजाना लूट के लेके आए हो, उस पे टैक्स लगता था कि उसको, वो लूट का जो सामान है उसमें से भी वो जो शासक जो है वो लेंगे, कुछ कुछ टैक्स उसमें से भी लिया जाता था। ऐसे ही ज़कात जो है वो मुस्लिम पर रिलीजियस टैक्स, मुस्लिमों पर भी रिलीजियस टैक्स लगता था। और जजिया जो है वो गैर मुस्लिमों पर रिलीजियस टैक्स हुआ करता था। तो ज़कात और जजिया दोनों ध्यान रखना। ज़कात जो है वो मुस्लिमों पर लगता था, और जो जजिया है, ठीक है, तो उस्र जो है वो मुस्लिम पे लैंड टैक्स लगता था। खराज जो है वो गैर मुस्लिमों पे रिलीजियस टैक्स लगता था। खम्स, ठीक है, तो जो खम्स हुआ करता था वो लूट का, और खजानों पे जो टैक्स लगता था वो खम्स हुआ करता था। ज़कात जो है वो मुस्लिमों पर रिलीजियस टैक्स, और जजिया जो है वो गैर मुस्लिमों पर रिलीजियस टैक्स लगता था। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब देखो, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो अमुक्त मालदय ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, महानतम शासक जो विजयनगर साम्राज्य का था वो कृष्णदेव राय था। ठीक है, अष्ट दिग्गज जो है वो इन्हीं के शासनकाल में रहा करते थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल के अंदर। तुंगभद्रा नदी के निकट था ये विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य में तीन वंश हुआ करते थे, संगम वंश, तुलुव वंश, सुलभ वंश। संगम वंश, तुलुव वंश, सुलभ वंश। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बनता है, बनता है। ठीक है, देखो, संगम वंश के स्थापना कौन, संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम। ठीक है, अंतिम विरूपाक्ष थे। सुलभ वंश नरसिंह, और तुलुव वंश वीर नरसिंह। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। संगम वंश हरिहर, सालुव वंश नरसिंह, तुलुव वंश वीर नरसिंह। ठीक है, 1485 के करीब ये है और 1505 के करीब ये है।
ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरिवीडु वंश, अरिवीडु वंश के संस्थापक कौन है? तिरुमल। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन बेहमद शाह। यहीं से एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इसके संस्थापक कौन है? अरिवीडु वंश के संस्थापक कौन है? राजधानी गुलमर्ग थी। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने लिखी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन ले गया भैया? रामानंद जी ले गए थे। ठीक है, रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने लिखी है। सिख धर्म, देखो सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। जन्म इनका तलवंडी के अंदर हुआ था, ननकाना के अंदर 1469 के अंदर, ये ध्यान रखना डेट, 1469 के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके 10वें गुरु, इनके अंदर टोटल 10 गुरु हुआ करते थे सिख धर्म के। गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी 1699 के अंदर की थी। कब की थी? खालसा पंथ की स्थापना 1699 के अंदर की थी। ठीक है, सेकंड जो थे वो गुरु अंगद थे। आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अंगद देव जी ने की थी। सती प्रथा और पर्दा प्रथा पर रोक किसने लगवाई थी? अमरदास ने लगवाई थी। हाँ ठीक है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। गुरु रामदास जी ने अमृतसर जो टेम्पल है इस समय अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल या अमृतसर नगर की स्थापना ही मतलब रामदास ने की थी। ठीक है, पांचवें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव, उसको फांसी पर लटका दिया था जहांगीर ने। किसने लटका दिया था? जहांगीर ने, पांचवें गुरु। और जो नौवें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उनको मतलब मार किसने दिया था? औरंगजेब ने फांसी पर लटका दिया था। तो मतलब जो मुगल शासक थे इन्होंने मतलब बहुत परेशान किया है इनको, सिख धर्म वाले गुरुओं को। ठीक है, जैसे कि पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको फांसी पर लटका दिया जहांगीर ने। नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको औरंगजेब ने लटका दिया। ठीक है, सती प्रथा और पर्दा प्रथा पर अमरदास अमरदास रामदास ने, रामदास जी गुरु गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो ये सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सूफी आंदोलन जो है वो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी। भारत में चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के अंदर जो है, अजमेर के अंदर ही तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, अमीर खुसरो। और गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया जी ने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, अब आते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की अगर बात करें तो इसकी संस्थापक जो थे मुगल साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था बाबर, जिसको कलंदर के नाम से भी हम लोग जाना जाते थे, कलंदर। ठीक है, बाबर ने प्रथम युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को भारत में इसने लड़ा, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर जीत जाता है। ठीक है, 1483 के अंदर फरगना में इसका जन्म होता है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा हुआ करता है, माता का नाम निगार खां। तोप खाने का पहला प्रयोग इसने किया था। पुत्र इसका था हुमायूं। ठीक है, फिर इसने खानवा का युद्ध लड़ा 1527 ईस्वी के अंदर, राणा सांगा और बाबर के बीच में, बाबर जीता इसके अंदर भी। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने आप यहाँ लिख के रखी है, इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगुमा तुलगुमा युद्ध पद्धति इसने अपनाई थी, और तोप खाने का सबसे पहले जो कैनन जो था ना, तोप खाना, वो बाबर ने ही यूज किया था। तुलगुमा युद्ध पद्धति बोलते हैं इसको। पानीपत के फर्स्ट बैटल में इसने इसका यूज किया था। ठीक है, यहीं से एग्जाम में आपसे टेंशन मतलब यहीं से पूछा। खानवा राणा सांगा 1527, और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, बाबर की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, फिर इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 के अंदर, बंगाल और बाबर के बीच में हुआ था, बाबर की इसमें जीत हुई थी। इसकी जो आत्मकथा थी वो बाबरनामा इसकी आत्मकथा थी, इसने खुद लिखी थी, और मृत्यु इसकी 1530 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। गज ए बाबरी, भूमि की नाप के लिए गज ए बाबरी इसने लिया था, काबुल में दफनाया गया था इसको, बाबर को। फिर इसका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं, हुमायूं कहते हैं कि बहुत ही मतलब परेशान था, और बहुत ही इधर से उधर मतलब काफी भागा था ये अपने शासनकाल के अंदर। ठीक है, दीनपना नामक विशाल दुर्ग जो है इसने दिल्ली में बनवाया था, और जीवन भर भागता रहा ये। ठीक है, बाबर का पुत्र था ये। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम का युद्ध, दो इसने युद्ध लड़े थे। तो बैटल ऑफ चौसा जो था वो शेर खां से हुआ था इसका, और शेर खां और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं पहला युद्ध बिल्कुल हार गया। 26 जून 1539, ये डेट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेट। बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था? 1539 के अंदर बैटल ऑफ चौसा हुआ था, 26 जून को हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल को हुआ था 1526 ईस्वी को। ठीक है, चलो
शेर खां इसमें जीता। फिर बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 के अंदर, ये डेट ध्यान रखना, हुमायूं इसके अंदर हारा। ठीक है, शादी फिर इसने की थी हमीदा बानो बेगम से, और दोबारा दिल्ली पे इसने 1555 में दोबारा इसने दिल्ली पे कूच किया, दोबारा दिल्ली का शासक बना, और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है? दीनपना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन से शासक की मृत्यु लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है? तो वो है हुमायूं। ठीक है, फिर शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठता है 1540 के अंदर, गद्दी पर बैठता। किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। दीन बना भवन इसने तुड़वा दिया था पूरा, जो हुमायूं ने बनवाया था। 1545 कालिंजर किले की दीवार से तोप आने से लौटकर, मतलब यह है कि इसकी मृत्यु 1545 के अंदर हो गई थी, जब इसने कालिंजर की दीवार पे तोप चलाई थी, तो तोप का गोला लौटकर इसके ऊपर गिरा, इसकी मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान रखना, ये शेरशाह सूरी था। ठीक है, इसने जीटी रोड का निर्माण भी करवाया था, ये ध्यान रखना। ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं इसको, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। आपको 1 घंटे की क्लास हो चुकी है आपकी। इसी तरीके से मेरे साथ हिस्ट्री को मजे लेते रहिए, आनंद के साथ पढ़िए। हम लोग इसका रिवीजन सेशन भी जल्दी लेके आएंगे, ताकि जितना ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, हमारे दिमाग में वो चीज़ उतनी ही जल्दी फिट होंगी। इसके बाद हम लोग जीएस, भाई हम लोग एसएससी जेई के लिए, आपको पता है कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम 2023 के अंदर अक्टूबर के अंदर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेक्निकल की क्लास भी मैं आपको पता ले रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ मैं आपको जीएस की क्लास भी यहाँ पे ले रहा हूँ। देखो, रीजनिंग की बात है, आप रीजनिंग के लिए आप एक सेट डेली लगाओ, रीजनिंग का एक सेट डेली, कभी भी लगा दो। ठीक है, एक सेट आपको डेली लगाना, अभी से लगाओगे तो कई सारे सेट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एंड के 2 महीने में हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, पेल के मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आप पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। और इसके बाद हम लोग, मैं आपको बताऊं कि 100 का जो इसमें टेक्निकल आता है, 50 नंबर की इसमें जीएस आती है, 50 नंबर की इसमें रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग में कम से कम आपके 45 नंबर होने चाहिए, और इसके अंदर कम से कम आपके 30 नंबर होने चाहिए जीएस के अंदर। 30 नहीं तो कम से कम 20 से नीचे तो आपके आने ही नहीं चाहिए। और टेक्निकल के अंदर लगभग 60 से 70 के नंबर बीच में होने चाहिए, तब आप एक अच्छा स्कोर सीपीडब्ल्यूडी के लिए कर पाएंगे। तो वही इस बार सीपीडब्ल्यूडी टारगेट है हमारा। तो आपको कैसे भी करके हारना नहीं है, डेली क्लास लेनी है, डेली। ठीक है, तो देखते रहिए एसएससी जेई मोटिवेशन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी आपको।